बाल विकास बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जन्म के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कई अवस्थाओं से गुजरता है। किसी अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तो किसी में मंद। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। समय के साथ उसमें बहुत से गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, जिसका सम्मिलित नाम विकास कहलाता है। बालक की आयु जैसे बढ़ती है, उसके रुचियाँ, विचारों, इच्छाओं तथा अन्य मानसिक योग्यताओं में अंतर आता है। प्रत्येक अवस्था में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। बालक में एक नियमित प्रतिरूप के अनुसार अभिवृद्धि तथा विकास होता है। बालक व्यवहार बालकों के विकास से संबंधित है, इसलिए इस विकास का ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है। बाल विकास इन्हीं व्यवहारों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। किसी निश्चित आयु के बालकों के पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को नियोजित करते समय शिक्षक को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस आयु के बालकों में सामान्यतः किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्षमता है। उन्हें किस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में लगाया जा सकता है, जिससे कि वह क्रियाओं को नियंत्रित करके उन्हें अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। बाल विकास के सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभावों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। किसी निश्चित आयु के बालकों के पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को नियोजित करते समय शिक्षक को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस आयु के बालकों में सामान्यतः किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्षमता है, उन्हें किस प्रकार की क्रियाओं में लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है और उसके विकास क्रम के सामान्यीकरण से जो तथ्य उजागर हुए उन्हें सिद्धांतों के रूप में प्रतिस्थापित किया है। कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो विकास के हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। विकास संबंधी मुख्य सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है और उसमें भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, उसकी मनोशारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे जैसे नए नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई नई प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, उसमें विकास होता रहता है। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, जबकि मनुष्य जाति का बच्चा लगभग 8 माह की अवस्था में अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। यह क्रमबद्ध, धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है। भाषाई विकास को लीजिए। जन्म के समय बच्चा केवल रोने की ध्वनि निकालता है। इसके बाद अपने संपर्क में आने वालों की ध्वनि सुनता है और सुने जाने वाली ध्वनियों का अनुकरण कर वह बोलने का प्रयत्न करता है। जब वह भाषा सीख जाता है, जिसके बाद ही वह पढ़ना और लिखना सीख पाता है। यह सिद्धांत एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन कराता है। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक अथवा किसी अन्य प्रकार का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। मनुष्य जाति में शारीरिक विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का और अंत में पैरों का। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत।
मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। विकास और वृद्धि की सभी दशाओं में विशिष्ट प्रक्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। बच्चा पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है और उसके बाद एक निश्चित समय पर एक निश्चित ढंग से खाना सीखता है। विकास में भी बालक विशेष शब्दों के से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत। मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। विकास में पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर गति रहती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और भी अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक मंद गति से 6 से 9 वर्ष की आयु तक पुनः तीव्र गति से होता है। इसके बाद पुनः गति मंद हो जाता है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इससे ही विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहा जाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। मनुष्य में शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक के विकास के साथ अन्य सबका विकास होता है। इनमें से किसी भी एक आयामों में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण, मनुष्य के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार और भार बढ़ता है। वैसे शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है, साथ ही उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। बच्चे का विकास इन दोनों तत्वों वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं होता, अपितु इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जन्म से कोई 2 बच्चे अपने में समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। विकास के इस सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक अत्यंत सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सिद्धांतकार बंदुरा और वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर की है। उन्होंने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे दंड दिया गया था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत भी हुआ। तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न पुरस्कृत किया गया और न ही दंड दिया गया। फिल्म को दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चे को उन्हीं परिस्थितियों में रखा गया जिन परिस्थितियों से संबंधित उन्हें फिल्म दिखाई गई थी। इस परिस्थितियों में रहकर बच्चों ने के व्यवहार में निरीक्षण कर यह पाया गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया है, वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। पुनर्बलन सिद्धांत। बालकों में चेतना की जागृति होते ही वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
वह वातावरण के अनुसार जीने के लिए विभिन्न क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है तथा अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आदत ज्ञान वे अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही सीखना है। पुनर्बलन सिद्धांत के सिद्धांतकारों ने बाल अवस्था का अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। पुनर्बलन के सिद्धांतकार डोनाल्ड और मिलर ने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगमित भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप आदि अर्जित आवश्यकताएं हैं, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता है। अतः बालक को अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। उदाहरण के लिए नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता है। उसे भूख की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिगम अभ्यास के कारण व्यवहार के होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन से अभिप्राय एक खास समय तक स्थायी होता है, जो कुछ दिन, कुछ महीने या जीवन भर के लिए हो सकता है। व्यवहार में कुछ क्षणिक परिवर्तन कुछ मिनट या घंटे के लिए हो अधिगम नहीं कहलाता। मिलर एवं डोनाल्ड के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान होते हैं। आवश्यकता का अनुभव होना, लक्ष्य को देखना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास, लक्ष्य प्राप्ति से उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है और फलस्वरूप वह वही अनुक्रिया भविष्य में दोहराता है।